ठाकुर निवास आज दुल्हन की तरह सजा हुआ है। सब जगह रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई और फूलों की खुशबू वातावरण को और भी खुशनुमा बना रही है। ऐसा माहौल होना लाजिमी भी है। आज ठाकुर निवास के छोटे बेटे समर ठाकुर की शादी की पार्टी है। शादी बहुत सादे तरीके से उनके गांव धर्मपुर काल्पनिक नाम में हुई थी। उषा देवी सामने स्टेज पर बैठे अपने बेटे समर और बहू सिमरन को देखकर बहुत खुश थी और इस वजह से उनकी आंखें नम भी थी, क्योंकि 2 साल बाद उनके घर में खुशियों ने दस्तक दी। उषा देवी आज अपने पति महेंद्र ठाकुर को बहुत याद कर रही थी। महेंद्र ठाकुर दिल्ली का जाना माना नाम था। लगभग 2 साल पहले महेंद्र ठाकुर अपने बड़े बेटे सोहेल ठाकुर के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें महेंद्र ठाकुर की उसी समय मौत हो गई थी। पर सोहेल को हॉस्पिटल ले जाया गया था। जब ये बात घर पर उषा देवी और सोहेल की पत्नी को पता चली, तो वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच गई। पर ससुर के बारे में सुनकर और अपने पति के बारे में सुन, सोहेल की पत्नी वही चक्र खाकर गिर गई। वो उस समय 8 महीने की गर्भवती थी। डॉक्टर मिसेज सोहेल को ओटी ले गए। थोड़ी देर में पता चला कि लड़की हुई है, जो अभी चाइल्ड वार्ड में है। उषा जी ने जब अपनी बहू के बारे में पूछा तो डॉक्टर, हम उन्हें बचा नहीं पाए बोले। उषा देवी की तो सारी दुनिया ही उजड़ गई थी। उषा देवी तो बस बुत सी बन गई थी। उषा देवी बच्चे के रोने की आवाज सुनकर अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। अरे मेरी परी को क्या हुआ, क्यों रो रही हो आप? उषा देवी अपनी गोद में 2 साल की लड़की को प्यार से बोली। अरे माँ, परी आपके पास नहीं, अपनी बुआ के पास आकर चुप हो जाएगी, एक लड़की आते हुए बोली। हाँ सीमा, अब तो ही देख, इसे चुप ही नहीं हो रही है, उषा देवी बोली। सीमा उषा देवी की बेटी और दोनों भाइयों से छोटी 22 साल की बहुत सुंदर सी। माँ, आप भूल रहे हो कि परी अब किसके पास जाकर चुप करेगी? सीमा परी को गोद में हिलाते हुए उषा देवी से बोली। हाँ तू सही कह रही है। चल समर, सिमरन को भी खाने के लिए ले आओ। बाकी सब भी खाना खा रहे हैं और वैसे भी सिमरन बहुत थक गई है। उषा देवी परी को वापस लेते हुए बोली। रात के 12 बजे सीमा सिमरन को उसके रूम में ले आई। साथ ही उषा देवी भी थी। सीमा बोली, भाभी आज से आप इस रूम में रहेंगी। सिमरन उषा देवी से कहती है, माँ आप सब जानती है कि हमारी शादी किस माहौल में हुई है, फिर भी ये सब। उषा देवी बोली, अब तुम दोनों की शादी हो गई है और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। सिमरन चुप हो गई। उषा देवी सिमरन के पास बैठकर बोली, अब भूल जा, सब जो होना था हो गया। अब तुम्हारी माँ ठीक है, पता है मुझे वो ठीक है, पर क्या समर जी ठीक है? उनकी भी तो अपनी कुछ ख्वाहिश। बस सिमरन, अब और कुछ नहीं। उस समय में अगर ये सब नहीं करती तो तेरे साथ क्या होता, तुम्हें भी पता है। सिमरन चुप हो गई। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। माँ, क्या मैं अब ये सब चेंज कर लूँ? बहुत हैवी है, सिमरन लहंगे की तरफ इशारा करते हुए बोली। उषा और सीमा दोनों हंस पड़ी। हाँ सीमा मदद कर देगी, उषा देवी बोली। माँ, एक और बात पूछनी थी। सिमरन सिर झुकाए खड़ी थी। हाँ बोलो, उषा देवी बोली। माँ, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। सिमरन रुक रुक कर बोली। हाँ, जो पहनना है वही पहनो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। अब ठीक, उषा देवी बोली। अच्छा तुम अब चेंज कर लो, सीमा भाभी की मदद कर दो और मैं सोहेल को देख लूं, बोलकर उषा देवी रूम से बाहर चली गई। दूसरी तरफ समर अपने दोस्त हर्ष के साथ बैठा था। हर्ष समर से कहता है, जानता हूँ कि तुम दोनों अजनबी हो एक दूसरे के लिए, पर एक मौका तो दे सिमरन को, अच्छी है यार वो। समर गुस्से में कहता है, अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं तुम्हें मिले हुए उसे और वो तुम्हें अच्छी भी लगने लगी। हर्ष बोलता है, पागल मत बन, पत्नी है वो तेरी
और हर वक्त इतना गुस्सा भी सही नहीं होता। तभी मना कर देता शादी से। हाँ, तो अभी ऐसे नहीं बैठा होता। मैंने शादी के लिए मना किया था, पर माँ ने अपनी कसम दे दी तो क्या करता। समर हर्ष को देखकर बोला, तो क्या किसी और से प्यार करता है? हर्ष समर से बोला, पागल है क्या तू? मेरी हर एक बात का तुम्हें पता है, फिर भी ये पूछ रहा है। तो फिर क्यों सिमरन को मौका नहीं देना चाहता? वो मेरे लायक नहीं है, न ही मेरे टाइप की है। हर्ष हैरानी से समर को देख रहा था। अब तो मुझे किसी भी हाल में ये सब खत्म करना है। समर फिर गुस्से में बोला। हर्ष बोला, तू पागल है क्या? अभी 24 घंटे हुए हैं तुम दोनों की शादी को, और तू सब खत्म करने की सोच रहा है। समर हर्ष को गुस्से में देखते हुए कहता है, हाँ यही कह रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। तू मेरी मदद करेगा समझा? समर बोला। हर्ष हंसते हुए, तुम्हें पता है मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, वकील नहीं बना। चल तू पूछता है तो बता देता हूँ। हमारे देश के कानून के मुताबिक हमारे देश में तलाक शादी के 6 महीने बाद हो सकता है। तब तक तुम दोनों को एक साथ ही रहना है। समर हर्ष की बात सुनकर उठकर जाने लगा, तो हर्ष समर को रोककर बोला, देख समर, 6 महीने बहुत होते हैं किसी को समझने के लिए, और वो तो फिर भी तुम्हारी पत्नी है। हाँ है वो मेरी पत्नी, पर दुनिया के लिए तो फिर क्या है वो? हर्ष समर से बोला, बहू है वो, इस घर की बहू। मेरी माँ को जैसी बहू पसंद थी वैसी बहू है वो। इतना बोलकर समर चला गया। हर्ष मुस्कुराकर बोला, बहू है, तुम्हारी माँ की पसंद है तो तुम्हारे लिए सिमरन से अच्छा जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। आंटी कभी कुछ गलत नहीं करती है, ये तो तू भी जानता है। बस अभी गुस्से में है तू। सीमा सिमरन को एक टक देखे जा रही थी, तो सिमरन ने पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो आप मुझे? तो सीमा सिमरन को शीशे के सामने करते हुए बोली, मैं ये देख रही हूँ कि कोई इतना सुंदर भी हो सकता है, जैसे भगवान ने फुर्सत से बनाया हो। सिमरन का रंग जैसे दूध में हल्का सिंदूर मिला दिया हो। हिरनी के जैसी आंखें, छोटी सी नाक, अपर लिप के लेफ्ट साइड छोटा सा तिल, जो सिमरन की खूबसूरती को नजर लगने से बचाता है। सीमा, आपको पता है, इस चेहरे को ही इतने बड़े घर का रिश्ता आया था। आपको पता है सीमा, मुझे पढ़ने का जुनून था, जिसके चलते माँ ने मुझे शहर पढ़ने भेज दिया। वहाँ रहकर मेरे ख्याल भी बदले। ऐसा नहीं था कि मैं रूढ़िवादी ख्यालों वाली हूँ। माँ ने हमेशा सही का साथ देना सिखाया है। वहाँ जाकर नए दोस्त बने, और दोस्तों में लड़के भी शामिल थे। मेरी शादी में मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया था। शादी वाली रात सब लोग बहुत खुश थे। तभी मेरा दोस्त आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले आया, जहाँ सब वरमाला की रस्म के लिए खड़े थे। बस यही गलती थी मेरे दोस्त की, कि उसने मेरा हाथ पकड़ा था, जिसे बारात में आए सब ने देखा, और राज ने भी देखा। सिमरन बोलते हुए चुप हो गई। फिर सीमा को देखकर राज बोला, जिससे मेरी शादी होने वाली थी। राज ने मेरे दोस्त को बहुत मारा। मैं बहुत बोली उसे छोड़ने को, पर राज ने मेरी एक भी नहीं सुनी। वो तब तक उसे मारता रहा, जब तक मेरा दोस्त बेहोश ना हुआ। सारे गांव वाले और सारे बाराती तमाशा देखते रहे, कोई भी सामने नहीं आया। मुझे तो बस ये समझ नहीं आया कि इतना पढ़ा लिखा लड़का और इतनी छोटी सोच रखने वाला। मैंने ये सब नहीं सोचा था, तो मैंने शादी से मना कर दिया, और माँ ने भी यही कहा। राज को ये बात गवारा नहीं थी कि कोई लड़की ने उसे ना कही है। वो गुस्से में मेरे साथ बदसलूकी करने पर उतर आया। इस बार भी सब देखते रहे, कोई कुछ नहीं बोला। मैं खुद को बचाने के लिए कमरे में चली गई, पर कमरा बंद नहीं कर पाई, और राज ने मुझे धक्का दे दिया। अगर समर जी सही समय पर नहीं आते तो मैं भी शायद किसी नदी नाले में पड़ी होती। आपको पता है, सीमा दुल्हन बनी लड़की के साथ जब ये सब होता है,
तो गलती भी उसकी ही होती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारी गलती मेरी ही थी। ये सब मेरी माँ नहीं सुन पा रही थी और उनकी हालत खराब हो गई। तभी माँ उषा देवी ने सबके मुंह पर ताला लगाते हुए बोला, उनका बेटा ही मुझसे शादी करेगा। अब आप ही बताओ, सीमा जब मैं और समर जी अजनबी है तो कैसे? बस भाभी अब कुछ नहीं। राज को तो आप जानती थी ना, तब भी उसने आपके साथ गलत किया ना। सीमा सिमरन को समझाते हुए बोली, एक बात जरूर कहूंगी, मेरे समर भाई दिल के बुरे नहीं है, बस गुस्से में ज्यादा रहते हैं। सिमरन हंस बोली, मुझे पता है भाभी, अब मैं चलती हूँ। सिमरन कुछ नहीं कह पाई, वो सीमा को ही देख रही थी। सीमा के जाने के बाद सिमरन बालकनी में आ गई और तारों को देखने लगी और वही पड़े काउच पर बैठ गई। कब उसे नींद आई उसे खुद को पता ही नहीं चला। समर रूम में आकर बेड पर लेट गया और वो भी सो गया। सुबह 4 बजे सिमरन की आंख खुली। ठंड की वजह से तो वो उठकर रूम में आती है जहां समर बेड पर सो रहा था। सिमरन समर को एक नजर देखती है, फिर उसे कंबल उड़ा देती है। तभी सिमरन को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। सिमरन धीरे से रूम से बाहर आती है और उस आवाज के पीछे चली जाती है। ये आवाज सोहेल के रूम से आ रही थी। सिमरन दरवाजे पर खड़ी होकर देख रही थी कि तभी सोहेल की नजर सिमरन पर जाती है तो वो सिमरन को अंदर आने को कहता है। सिमरन अंदर आकर परी को देखती है तो सोहेल सिमरन से कहता है, तुम मेरा एक काम करोगी? जी भाई जरूर करूंगी, कहो, सिमरन बोली। सोहेल बोला, ठीक है, तुम परी को संभालो, मैं दूध ले आता हूँ। सोहेल बोला। सिमरन बोली, आप रुकिए, मैं ले आती हूँ। सिमरन सोहेल से बोली। सोहेल बोला, नहीं, तुम नहीं जा सकती। सिमरन सोहेल को देखने लगती है। सोहेल बोलता है, अभी तुम्हारी पहली रसोई नहीं हुई है। सोहेल सिमरन के सिर पर हाथ रखते हुए बोला। सिमरन भी हाँ में सिर हिला देती है और परी को गोद में ले लेती है। सोहेल दूध ले आता है पर परी पहले ही सो गई थी। सिमरन सोहेल को सोने का बोलकर बाहर हॉल में परी को लेकर आ जाती है। सोहेल ने सिमरन को मना किया पर सिमरन नहीं मानी तो सोहेल सोने चला गया। सुबह के 6 बजे थे। उषा देवी बाहर हॉल में आई तो सिमरन को देखकर उस तरफ चल दी, पर जब उषा देवी ने सिमरन की गोद में परी को देखा तो उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उषा जी सिमरन का सिर सहलाती है जिससे सिमरन उठ जाती है। उषा जी सिमरन को वहीं बैठे रहने का बोलती है। उषा जी सिमरन के पास बैठकर, आप यहाँ क्या कर रही है? सिमरन बोली, वो माँ में रूम में ही थी पर परी के रोने की आवाज सुनकर नीचे आई। कोई बात नहीं, पर अब आप जाकर फ्रेश हो जाए, तब तक सब उठ जाएंगे। ठीक है माँ बोलकर सिमरन परी को उषा जी को देती है और रूम की तरफ चल देती है। पर वो जाना ही नहीं चाह रही थी क्योंकि इतने घंटों में समर ने सिमरन से बात की, ना ही सिमरन ने समर से। बस ये सब सोचते हुए सिमरन रूम में पहुंचती है तो समर को सोया हुआ पाकर वो जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर आती है तो समर सोया था तो सिमरन जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है। माँ, मैं अब रसोई में जा सकती हूँ क्या? सिमरन उषा जी से पूछती है। उषा जी कहती है, हाँ जा सकती हो, सब कुछ बन चुका है, तुम्हें बस हलवा ही बनाना है। सीमा मदद कर देगी, उषा जी बोली। सिमरन ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी सोहेल हंसते हुए पूछता है, वैसे सिमरन खाना बनाना आता है तुम्हें? सिमरन भी हंस देती है। सब लोग खाना खा रहे थे तभी समर भी तैयार होकर नीचे आता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है, पर एक बार भी सिमरन की तरफ नहीं देखता। सोहेल समर से पूछता है, आज कहीं जा रहे हो क्या? सोहेल समर के हाथ में एक सूटकेस देखकर बोलता है, हाँ भाई, वो क्लाइंट के साथ मीटिंग है।
वही जा रहा हूँ। कौन सा क्लाइंट है? भाई वो मोबाइल वाला। इसका मतलब तुम 2 दिन के लिए जा रहे हो? हाँ भाई, पहले उसकी साइट देखनी है, उसी के हिसाब से ही तो डिजाइन बनाऊंगा। तो ठीक है, सिमरन को भी साथ ले जाओ, उषा देवी बोली। समर और सिमरन दोनों के ही हाथ रुक गए खाना खाते हुए। समर बोला, माँ आपके कहने पर मैंने शादी कर ली है, अब इसके आगे कोई उम्मीद मत रखिएगा। समर गुस्से से उषा देवी को बोला। बाकी भी हैरान थे। सिमरन भी भरी हुई आंखों से देख रही थी, पर समर ने बिना सिमरन को देखे ही बोला, मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना। पत्नी है वो तुम्हारी, उषा देवी बोली। आप सब जानती हैं माँ, तो अब इस बात पर बहस नहीं चाहता। समर उठकर सिमरन से बोलता है, मैंने मीता काम वाली को बोल दिया है, तो तुम अपना सामान दूसरे रूम में रखवा लेना। बोलकर समर बिना किसी की सुने ही चला जाता है। उषा देवी भी उठकर अपने रूम में चली गई। वह अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी थी, तभी सोहेल आकर उषा देवी के कंधे पर हाथ रखता है। उषा देवी बिना सोहेल को देखे बोलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं माँ, आपने गलत होने से रोका है, सोहेल उषा देवी के सामने आते हुए बोला। तो फिर समर क्यों नहीं समझ रहा? माँ आप थोड़ा समय दे, सब ठीक होगा। उषा देवी आपने आंसू साफ करते हुए बोली, ठीक है सोहेल, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तू सही कह रहा है, समय ही सब ठीक करेगा। माँ बाहर मेहमान आए हैं, सिमरन दरवाजे पर आकर बोली। सोहेल और उषा देवी सिमरन के साथ बाहर आ गए। हर्ष की मम्मी आई थी, तो सब बैठकर बातें करने लगे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए थे। 2 दिन का बोलकर समर आया ही नहीं। अब परी हर वक्त सिमरन के साथ ही रहने लगी। इन 10 दिनों में सोहेल के व्यवहार में बदलाव आया। जहाँ वो चुप चुप रहता था, वही सिमरन से बातें करने लगा और घर में सबके साथ मिलकर बैठने लगा। हर समय सिमरन परी के पीछे पीछे भागती रहती। रात को परी सिमरन के साथ ही सोती। समर सबसे बात करता, सबकी खैरियत भी पूछता, पर सिमरन के बारे में ना तो कभी बात करी ना ही सुनी। रोज की तरह ही उस दिन सोहेल ऑफिस गया था। सीमा कॉलेज और उषा देवी अपनी नंद के यहाँ गई थी। उसकी बेटी की शादी है कुछ दिनों में, बस उसकी ही तैयारी चल रही थी। घर पर सिमरन और परी ही थी। सिमरन परी को खिलाने के लिए पीछे पीछे भाग रही थी कि अचानक ही परी गिर गई। गिरने से रोने लगी। तभी समर वहां पहुंचा और परी को उठाकर उसे चुप कराने लगा। सिमरन वहां आकर परी को देखने लगी, पर समर ने सिमरन को दूर रहने का इशारा कर दिया। समर मीता को आवाज देता है और मीता को परी देते हुए उसे बाहर ले जाने को बोलता है। मीता के जाते ही सिमरन भी उसके पीछे जाती है, तो समर सिमरन को रोककर बोलता है, एक बात याद रखना, जब मैं घर पर रहूं तो मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। सिमरन हाँ में सिर हिला देती है। दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी यह कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।